गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर पर चल रहा है सिविक्स का डेमोक्रेसी, उससे आज हम पढ़ के कंप्लीट कर देंगे। तो अब हमने थर्ड फेज डेमोक्रेसी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से पहले का पढ़ लिया था और ये जो टॉपिक है ये कट चुका है, तो हम इसके आगे तो पढ़ेंगे और आज पढ़ के इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी कितने प्रकार की होती है बताया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मेनली दो प्रकार की रहती है। ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। मतलब ये जो है पुराने प्रकार की डेमोक्रेसी है, इसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट लेते थे कि हाँ मैं ये काम कर दूँ, आप ये काम कर देना, जो गवर्नमेंट के जो काम करते हैं उनमें। ठीक है। Ancient Greek cities had such form of democracy because of the population of those states. अब कम पॉपुलेशन थी, यानी कि जो 100, 200, 500 लोगों में ये डेमोक्रेसी ठीक है काम कर जाएगी, लेकिन जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जब लाख करोड़ों की पॉपुलेशन होगी, तभी डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, आज मोस्टली सभी जगह पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है। ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो है काम खत्म हो चुका है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज पॉपुलरली नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसे मेनली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। और इस प्रकार के डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो मेनली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू जो है सिलेक्ट की जाती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो होती है, इससे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को हम कहते हैं राइट टू वोट भी, यानी कि जो हर व्यक्ति जो इंडियन है इंडिया में और 18 की एज से ऊपर है, उसे वोट करने का अधिकार है। ये इज राइट टू वोट। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंस आर चूजन बाय द पीपल। ठीक है। और ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो वोटिंग के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। ये वह लोग चुनते हैं जो उन पर रूल करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनका काम करेंगे। ठीक है। फील रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टुवर्ड्स द पीपल। और ये लोग जो है सभी जिन लोगों ने चुना है उनके लिए आंसरेबल है। इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान मोस्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब ये एग्जांपल दिए गए यहाँ पे, इंडिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, अमेरिका, यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो कुछ वर्ड हमने पढ़े थे कल के जो वीडियो है उसमें, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, फ्रांस की जो रेवोल्यूशन उसमें, तो वो दे रखे हैं यहाँ पर, उन्हें हम पढ़ेंगे। लिबर्टी क्या होता है? इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिटीजंस आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, प्रैक्टिस रिलीजन ऑफ देयर चॉइस एंड इवन क्वेश्चन द गवर्नमेंट। यानी कि लिबर्टी जो है एक डेमोक्रेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, और इसके तहत एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हर एक व्यक्ति को कोई सा भी रिलीजन फॉलो करने का इजाजत है। कोई वो कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है, जो कि उस कंट्री के लॉज के अंतर्गत होनी चाहिए वो चीज़, और वो उस स्टेट की गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ठीक है कि आप ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसका जो अमाउंट आया था इस योजना का या इस प्रोजेक्ट का वो कहाँ पर है। ठीक है। दूसरा है इक्वलिटी। इन डेमोक्रेसी इक्वलिटी और इक्वल स्टेट इज गिवन टू ऑल सिटीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि एक डेमोक्रेसी में सभी लोगों को इक्वल स्टेट बताया गया है, सभी को जो लॉ है और डेमोक्रेसी उसकी नज़र में इक्वल बताया गया, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। ठीक है। एवरी सिटीजन हैज बीन गारंटीड इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिविल राइट्स। और हर एक जो सिटीजन है उस कंट्री का उसे इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिविल राइट्स गारंटी दिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक फ्रेटर्निटी। ईच इंडिविजुअल इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रमोट्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज। और हर एक मतलब जो हर एक व्यक्ति एक डेमोक्रेसी में वो अपनी कम्युनिटी को तो रिस्पेक्ट और प्यार देता ही है, लेकिन जो उसके साथी की कम्युनिटी है, उसके साथ वाले की कम्युनिटी है, उसे भी रिस्पेक्ट और प्यार देना सीखता है डेमोक्रेसी। ठीक है। रेगुलर इलेक्शन इज फ्री एंड फेयर रेगुलेशन हैव स्ट्रेंथेंड डेमोक्रेसी। यानी कि एकदम बिल्कुल बिना चीटिंग के अच्छे तरीके से रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए एक डेमोक्रेसी में, जिससे गवर्नमेंट चेंज हो सके या वही गवर्नमेंट रह सके। ठीक है। रेगुलर इंटरवल यानी हर 5 साल में या हर 4 साल में, हर 3 साल में। भारत में रेगुलर इंटरवल 5 साल का है। ठीक है। अब दूसरा है रूल ऑफ मेजोरिटी। इन जनरल इलेक्शंस द पार्टी दैट गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी फॉर्म्स एंड रन्स द गवर्नमेंट।
However, it does not mean that the interest of minorities are not safeguarded. यानी कि अगर हम जनरल इलेक्शन की बात की जाए तो जो पार्टीज है वो जो मेजॉरिटी यानी कि जो ज़्यादा लोग हैं उसमें मेजॉरिटी कहते हैं, जो ज़्यादा लोग एक चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं उनका जो इंटरेस्ट है यानी जो वो चीज़ चाहते हैं, जो वो गवर्नमेंट चाहते हैं वही बनती है अधिकतर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग माइनॉरिटीज़ जो रह चुके हैं या उनकी पसंद की गवर्नमेंट नहीं रही उनके ऊपर अत्याचार हो गए, उन्हें भी बिल्कुल क्लियरली और बिल्कुल सब एक तरह से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इन अ डेमोक्रेसी द एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट कैरिड आउट ऑन द विशेस ऑफ एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बट अकॉर्डिंग टू सम फिक्स्ड लॉज व्हिच आर सुप्रीम। यानी कि एक डेमोक्रेसी में देश और कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है या फिर किसी एक ग्रुप के ऊपर नहीं है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति इलेक्शन जीत गया तो वो जो चाहे वो नहीं कर सकता है, या कोई ग्रुप कोई पार्टी भी इलेक्शन जीत गई तो उसकी मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ पर कुछ फिक्स्ड लॉज या सुप्रीम लॉज होते हैं, उसके अंतर्गत या उसके अंडर ही आपको काम करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पीपल आर सोवरेन। Government has to be answerable to the people because it uses its power on its behalf। यानी जो डेमोक्रेसी है उसमें जो लोग हैं वो सबसे बड़े हैं, तो जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट रहती है उसे हमेशा लोगों को आंसर देना चाहिए, लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए क्योंकि वो लोगों की पावर यूज कर रही है उनके बिहाफ में, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिलीफ इन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, ये कट चुका है, तब हम आगे बढ़ेंगे इक्वालिटी पे, ठीक है। The word equality means equal treatment without discrimination on the basis of caste, religion, etc. यानी कि इक्वालिटी का मतलब होता है कि किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना सबको इक्वल तरीके से ट्रीट करना। कि ये नहीं, अगर आप लॉ के सामने हैं तो ये नहीं देखा जाएगा कि आप कौन सी कास्ट के, कौन से रिलीजन के, कौन से जेंडर के, नहीं, आप लॉ के और कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सेम है, सभी जने सेम है, कौन गरीब कौन अमीर ये फर्क नहीं पड़ता। Although the Indian Constitution provides all citizens in equality prevail, और सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सभी सिटीजन्स को इनइक्वालिटी प्रिवेल भी जो है प्रोवाइड कराता है। अब हम बात करेंगे सोशल इक्वालिटी। इन द इंडियन सोसाइटी some people are said to belong to so called dominant caste simply because they are just born in a particular caste। तो इंडियन सोसाइटी में कुछ लोगों को डोमिनेंट कास्ट के लोग भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि सिंपली क्योंकि वो उस कास्ट में पैदा हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी की भी कास्ट इस व्यक्ति को डिफाइन नहीं करना चाहिए, ठीक है। कि आप बड़ी कास्ट में पैदा हो गए, आपने भले काम कुछ नहीं करा लेकिन तो भी आप सबसे बड़े हो गए, ये गलत है। While others are considered as subcaste or subordinate caste, in order to solve such problems we need to root out this old prejudice। और कुछ जो कास्ट है उन्हें बहुत ही नीचा दिखाया जाता है और उनसे बहुत ही डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनसे, तो इन चीज़ों को हमें जो सोशल ऑर्डर है उसे हटाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को हमें हमारे अंदर से, हमारे माइंड से निकालना पड़ेगा, तभी हमारी कंट्री ग्रोथ कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल इक्वलिटी। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स दैट ऑल इंडियन सिटीजन्स हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो बताता है कि सभी जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में उन सबके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट, यानी कि सभी के पास सेम पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। सब पॉलिटिकल राइट्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर बता रखे हैं। पहला होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज गिवन टू ऑल एडल्ट सिटीजन्स who have attained the age of 18 years in India without any discrimination based on caste, creed, etc. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो होता है एक राइट होता है जो हर एक इंडियन को दिया जाता है वोट करने का। अगर वो 18 साल से ऊपर है और अगर वो इंडियन है तो वो वोट कर सकता है इलेक्शंस में, ठीक है। और ये देने में किसी की भी कोई भी कास्ट, एज नहीं, एज तो देखी जाती है, सॉरी, कास्ट, रिलीजन, जेंडर नहीं देखा जाता, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है इट स्टेट्स दैट ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ। और जो पॉलिटिकल इक्वलिटी बताती है कि जितने भी व्यक्ति है इंडियन, वो इंडियन लॉ के सामने सब इक्वल है। सम लॉज आर एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंट टू द कॉमन मैन। और कुछ लॉज तो ऐसे ही, यार मैं कहूँगा ज्यादातर लॉज ऐसे ही हैं कि जो एक कॉमन मैन यानी कि एक आम आदमी से लेके जो इस देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है उन सब पे एप्लीकेबल है और सेम तरीके से एप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक इक्वालिटी। और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी टू इट्स सिटीजन
तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसके सिटीजन से जो भारतीय उनको इक्वालिटी गारंटी करता है, ठीक है। द गवर्नमेंट मेड एफर्ट्स टू मिनिमाइज इकोनॉमिक इक्वालिटी इन 2 ways, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसने बहुत कोशिश करी जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी कि जो गरीबी और अमीरी है उससे हटाने के 2 तरीकों में, दैट इज थ्रू द लॉज एंड वेरियस गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड स्कीम। और पहला तरीका तो है कि गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए बहुत सारी स्कीम्स लॉज निकाली है, ठीक है। द गवर्नमेंट इज मेकिंग बेस्ट एफर्ट्स टू रिड्यूस द पॉवर्टी रेशियो टू, और जो गवर्नमेंट है वो पॉवर्टी रेशियो हटाने के लिए भी अपने बेस्ट एफर्ट्स दे रही है, सबसे अच्छे एफर्ट्स दे रही है, ठीक है। पॉवर्टी रेशियो होता है गरीबी और अमीरी का डिफरेंस, ठीक है, कि ज्यादा अमीर नहीं रहने चाहिए ना ही ज्यादा गरीब रहने चाहिए, सब बराबर रहने चाहिए। तो गवर्नमेंट उसे हटाने की भी कोशिश कर रही है। और एक ऐसी स्कीम के बारे में बताया गया है मिड डे मील। इसके तहत अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आप कुछ दिन का खाना है बच्चों को मुफ्त में खिलाया जाता है स्कूल वालों को। वन सच वेलफेयर प्रोग्राम इज मिड डे मील विच इज इम्प्लीमेंटेड 2001 इन तमिलनाडु। और ऐसा ही एक प्रोग्राम स्कीम है मिड डे मील जो कि 2001 तमिलनाडु में 2001 में इम्प्लीमेंट की गई थी। द मेन मोटिव बिहाइंड दिस प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड फूड टू अंडर मैनेज्ड चिल्ड्रन। और इस जो स्कीम है इसका मेन मोटिव रहता है कि जो बच्चे ज़्यादा गरीब हैं और जिनको सही तरह से न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं उनके घर वाले, उनको सही तरह का और अच्छे से खाना प्रोवाइड कराएं, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक इशू ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, ये कट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म इन डेमोक्रेसी। डिसीजन मेकिंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम इन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डिसीजन मेकिंग बहुत ही बड़ी प्रोसेस है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बहुत ही ज्यादा टाइम लेती है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर डिसीजंस मेड बाय पीपल एंड फॉर द पीपल। तो डेमोक्रेसी इस प्रकार की गवर्नमेंट है जहाँ पर डिसीजंस लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं और लोगों के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। इन डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स हु थिंक वुड बेस्ट प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। और एक डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो अपने उन लोगों को चुनते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके लिए सबसे अच्छा काम करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट टॉपिक है इनहैंसिंग ह्यूमन डिग्निटी और रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, ये भी कट हो चुके हैं। और अब हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास लगेगी उसमें इसके क्वेश्चन आंसर बुक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। और मैं आपको एक और बार रिमाइंड कर दूं 4 अगस्त से आपके टेस्ट स्टार्ट है और सोशल में आपके टेस्ट के लिए क्लास 7th में 2 चैप्टर है, फर्स्ट हिस्ट्री का और फर्स्ट ही ज्योग्राफी का, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।